Right. In the last chapter, in the last topic, we discussed about LCR circuit, and the last part of that LCR circuit was about resonance in LCR circuit. We discussed how many cases were there in what are the essential situations during resonance of a LCR circuit. This is one important graph which was left in the last discussion. It is a graph plotted between the values of peak current in the LCR circuit as you change the frequency of the AC source. As you change the frequency of AC source, the current, you see, आपके पास जो एक्सप्रेशन था पीक करंट का वो ऐसा था, I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन Z, है ना. Z मीन्स इम्पिडेंस विच वॉज E नॉट अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, ये था, राइट. व्हेन ओमेगा चेंजेस, आपने देखा था ओमेगा चेंजेस, और एक हमने एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन की थी ओमेगा आर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. This angular frequency is called as the resonant angular frequency. And when the resonant angular frequency, when the frequency of the AC source is less than omega r, आपने देखा था less than omega r था, तो 1 upon omega c became more than omega l. Was greater than, when the omega was greater than omega r, then you saw omega l becomes greater than 1 omega c. XL greater than XC या XC greater than XL. सिर्फ XL XC के इक्वल तब हुआ था जब रेजोनेंस आया था. और आप देख सकते हो कि अगर ये क्वांटिटी जीरो नहीं है तो डिनोमिनेटर विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन आर. तो उस केस में आई नॉट जो था, मैंने आपको याद करो कंपेयर करवाया था कि इट इज ई नॉट अपॉन आर से कम आता था. हमेशा आई नॉट जो था वो ई नॉट अपॉन आर से कम आता था. आई नॉट जो था वो ई नॉट अपॉन आर के इक्वल हो जाता था जब ओमेगा आर वॉज ओमेगा वॉज इक्वल टू ओमेगा आर, दैट मीन्स resonant angular frequency. So as omega changes, this denominator means Z changes. Generally अगर ओमेगा आर से कम है या ओमेगा आर से ज्यादा है, Z increases, है ना, आर से बढ़ जाता है तो आई नॉट डिक्रीज होता है. तो उसके साथ अगर हमने करंट को प्लॉट किया, जो सर्किट्स में पीक करंट्स हैं, सो हाउ द करंट्स आर वेरिंग. See, this is a situation when omega is zero. Omega is zero means it is pure DC, है ना. एंड व्हेन यू आर मतलब मूविंग अहेड लाइक दिस, ओमेगा इज टेंडिंग टू, ओमेगा इज गोइंग टू बी हाई. सो इन बोथ द केसेस ओमेगा टी को जीरो मीन्स हो गया तो ये वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, करंट जीरो हो जाएगा. और अगर ओमेगा बहुत हाई है तो ये वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा तो भी करंट जीरो हो जाएगा. तो इन बोथ द केसेस देख रहे हैं अब ये ग्राफ जीरो की तरफ बढ़ रहा है. लेकिन अगर ओमेगा आर के इक्वल हो जाता था, अगर ओमेगा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता था, उस समय सर्किट का जो पीक करंट है वो मैक्सिमम हो जाता था, वो इंपिडेंस मिनिमम हो जाता था ई नॉट अपॉन आर, और करंट पीक पर पहुंच जाता था. तो वो देखिए, वो ग्राफ में मैंने आपको ओमेगा आर यहां पर दिखाया है. ओमेगा इज दैट पॉइंट जहां पर ग्राफ बिल्कुल पीक पर है, मतलब जीरो से करंट बढ़ता है, ओमेगा आर पर आकर मैक्सिमाइज होता है, और ओमेगा आर के आगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं एलसीआर सर्किट में तो करंट फिर घटने लगता है ना. एट वेरी हाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिर करंट जीरो हो जाता है. सो ये जो पीक पर आया वो कहां पर आया, हम कह रहे हैं ओमेगा आर, मतलब जहां पर ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी. तो यू कैन सी इस सर्किट में जो पीक करंट है वो ओमेगा के साथ एक और फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो है सर्किट में जो रेजिस्टेंस है. अगर मैंने ये देखिए दो ग्राफ्स जो बनाए हैं, इन दोनों के पीक्स एक ही जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं. दैट मीन्स इन दोनों ग्राफ्स में जो ओमेगा आर है वो सेम है. अगर ओमेगा आर सेम है दोनों ग्राफ्स के लिए, इसका मतलब दोनों के लिए L इंटू सी का प्रोडक्ट जो है वो सेम है. तो अगर इस सर्किट में, जिस सर्किट के लिए ये ग्राफ बनाया गया, उसमें सर्किट में इंडक्टर L1 था, कैपेसिटर C1 था, और दूसरे ग्राफ के लिए अगर इंडक्टर L2 था, कैपेसिटेंस C2 था, तो दोनों के लिए अगर L1 C1 L2 C2 के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब वो रेजोनेंस में आएगा वो सेम है. लेकिन ये फिर दोनों के पीक्स अलग अलग क्यों है? पीक्स इसलिए अलग अलग है क्योंकि मे बी उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस वैल्यूज है वो भी अलग अलग है. और रेजिस्टेंस वैल्यू किसमें हाई है किसमें कम है, कि देखिए अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट फिर कम होगा. सो दिस ग्राफ वेयर द पीक इज लेस, इट शोज दैट इट इज अ ग्राफ फॉर अ हायर रेजिस्टेंस, दिस इज अ ग्राफ फॉर अ लोअर रेजिस्टेंस. तो इस ग्राफ को हम देख रहे हैं कि ओमेगा आर पर आते आते काफी शार्प होता जा रहा है, पीक अचीव कर रहा है, नैरोनेस आती चली जा रही है. ये ग्राफ कितना नैरो हो जाता है, कितना पीक अचीव करता है
है ना, हम इस ग्राफ की जो पीक वैल्यू, जो करंट की जो पीक वैल्यू है, आई नॉट की भी जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें है, वो सपोज मैं आई मैक्सिमम लिख देता हूं, आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट की भी मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो ये आई नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो इसका 50 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आई नॉट मैक्सिमम का √2 टाइम्स होगा कहीं पर, राइट। उस पॉइंट पर जहां पर ये उस मैक्सिमम का, उस पीक का 1/√2 रह जाता है, 1/√2 रह जाता है। तो वो दो फ्रीक्वेंसीज, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है, देखिए ω1 और एक ये ω2, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, वी कैन प्रूव कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ωRL के इक्वल आता है। ओके, तो ये ग्राफ अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं ω से थोड़ा कम करता हूं, दोनों केसेस में ग्राफ डिक्लाइन करते हैं ना। कितना, अब देखिए जरा इस ग्राफ पे देखिए, इसका भी एक पीक करंट था, हाँ, लेकिन अगर इसका मैं 70% लेता हूं तो वो कहीं यहां आएगा और यहां कहीं आएगा, मतलब उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसीज को कुछ ज्यादा ही वैरी करना पड़ रहा है। तो वो सर्किट्स जिसमें रेजोनेंस पर एक स्मॉल वेरिएशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी से करंट्स बहुत तेजी से गिरती हैं, हम उसके उस पर्टिकुलर रेजोनेंट सर्किट को, एलसीआर सर्किट को कहते हैं कि वो एक शार्प सर्किट है। एलसीआर सर्किट इज हैविंग ए हायर शार्पनेस। तो एक्चुअली हमें एलसीआर सर्किट्स में हायर शार्पनेस की जरूरत क्यों पड़ने वाली है, हम ये नापना ही क्यों चाहते हैं कि वो हायर शार्पनेस है। एलसीआर सर्किट्स जनरली हम लोग जैसे यूज करते हैं इन ट्यूनर सर्किट्स, आपके रेडियो ट्यूनर्स हैं, टेलीविजन ट्यूनर्स हैं, आपका मोबाइल भी एक ट्यूनर ही है एक प्रकार का, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस पर आता है, और अगर उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो हमारा एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में नहीं रहना चाहिए, मतलब उसमें जो करंट्स हैं वो बहुत ड्रॉप होनी चाहिए। तो ये ड्रॉप होने का मतलब एक स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी से अगर करंट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो विल से द सर्किट इज वेरी शार्प। लेकिन अगर लार्ज चेंज इन फ्रीक्वेंसी करने पर कोई करंट में बहुत माइनर चेंजेस आ रहे हैं तो विल से द आवर एलसीआर सर्किट इज नॉट शार्प एट रेजोनेंस। तो उसकी जो शार्पनेस है कि कितनी रैपिडली वो करंट्स डिक्रीज होती हैं जब हम फ्रीक्वेंसी को ω से घटाते हैं या बढ़ाते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्म कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर या Q फैक्टर। एंड दिस Q फैक्टर कैन बी प्रूव्ड दैट इट इज इक्वल टू ωRL डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ωR इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L वाज द इंडक्टेंस इन द सर्किट, R is the resistance in the circuit. But since you know that ωR is equals to 1/√LC, तो अगर मैं इस क्वांटिटी को ωR की जगह यहाँ रिप्लेस कर दूं 1/√LC, तो एक √L कैंसिल हो जाएगा, you will be left with Q factor is equals to 1/R√L/C। तो एक सर्किट का, एक एलसीआर सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है, शार्पनेस जो है, वो इस तरह से इन तीनों एलिमेंट्स पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर हमें एक शार्प एलसीआर सर्किट चाहिए, वी शुड यूज इंडक्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यूज, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, सो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक लेफ्ट। हमारा जो एलसीआर सर्किट का टॉपिक था उसमें छोटा सा टॉपिक लेफ्ट ओवर रह गया था, तो दैट इज व्हाई आई डिस्कस्ड। अदरवाइज टुडे वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट द पावर डिसिपेशन इन AC circuits, LCR circuits. Let us take up. So let's calculate what is the power dissipation in a AC circuit. तो भाई AC सर्किट में भी तो करंट ही फ्लो कर रहा है, एक EMF अप्लाइड है। तो जब एक पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट में अप्लाई करते थे, आपको अगर याद है डीसी सर्किट्स में जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट का अप्लाई करते थे किसी रेजिस्टर या किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, और अगर करंट I फ्लो करता था तो आप कहते थे इसमें जो पावर डिसिपेशन है वो है E इंटू आई, है ना। अब उसमें E कांस्टेंट था, I भी कांस्टेंट था, तो डायरेक्टली E इंटू आई वॉज द पावर डिसिपेशन। आप उसको इंस्टेंटेनियस बोलिए या एवरेज बोलिए, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो पावर जो है वो कांस्टेंट है। बट हमारा जो सर्किट है उसमें जो करंट है वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, और उसको पास करवाने वाला, करंट को पास करवाने वाला जो सोर्स है वो भी एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है। तो इसमें E जो है वो भी टाइम के साथ वैरी करता है, I वो भी टाइम के साथ वैरी करता है। अगर E और I दोनों टाइम के साथ वैरी कर रहे हैं तो इट इज बट नेचुरल की पावर डिसिपेशन, जो पावर सर्किट में जो कंजम्पशन हो रहा है, मतलब एनर्जी बीइंग सप्लाइड या एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड पर सेकेंड, वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो वो भी वैरी कर रही है। तो इसलिए हम जब एसी सर्किट्स में पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करें इस तरह की करंट्स के लिए, कि सर्किट में करंट है मान लीजिए I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। आप याद करो हमने सारे सर्किट्स में करंट
की एक्सप्रेशन यही दी थी। और फिर इस करंट को पास ऑन करने के लिए जो सोर्स हमने कनेक्ट किया उसकी जो इक्वेशन है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो है मान लीजिए इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वो फाइव जो है वो करंट और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस है। तो फॉर डिफरेंट सर्किट्स ये फाइव की वैल्यूज अलग अलग थी, कहीं फाइव जीरो भी था, कहीं फाइव प्लस या माइनस पाई बाई टू भी था, और फाइव की वैल्यूज अलग अलग सर्किट्स में कहीं tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर ऐसा कुछ भी था। मतलब वो मैक्सिमम फाइव की वैल्यूज प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में वैरी करती है। तो अब अगर ये ईएमएफ है, ये करंट है, और जो टाइम के साथ वैरी करने वाला है, तो व्हाट इज द पावर डिसिपेशन? तो पावर डिसिपेशन इन द सर्किट के लिए भी हमें क्या निकालना चाहिए? इसलिए एक इंस्टेंट पे पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या है सर्किट में। तो हमने देखिए पावर इंस्टेंटेनियस निकाला। कैसे? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो करंट अगर है उसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई नॉट इंटू आई नॉट, ठीक है। साइन देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया, साइन ले लीजिए इसको, साइन ए इंटू साइन बी, यहां देखिए फॉर्मूला लिखा है साइन ए इंटू साइन बी, तो टू साइन ए साइन बी होता है फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री में, इट इज साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने टू मल्टीप्लाई किया, टू डिवाइड भी किया, तो टू मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, तो उसको मैं साइन ए साइन बी मान लेता हूं, तो वो टू देखिए डिनोमिनेटर में है, और टू साइन ए साइन बी के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, तो कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी करिए, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी मीन्स कॉस फाइव, एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करिए तो ए प्लस बी मीन्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे साइन ए प्लस बी से इसको एक्सपैंड करो, मल्टीप्लाई करो, तो भी ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। सो ये हमारा देखिए एवरेज पावर डिसिपेशन इन द सर्किट है। नाउ यू कैन नोटिस कि जो सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर भी टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ ये पावर जो कंजम्पशन सर्किट में होता है वो वेरी करता है। बट यू सी अगेन, जैसे हम लोग पहले से ही बात कर रहे हैं कि हमारे जो एसी सर्किट्स होते हैं, हम उसमें डिफरेंट डिवाइसेस, अप्लायंसेस, फैंस, बल्ब यूज करते हैं, तो वी नेवर से कि ये फैन में से जो करंट है वो जीरो से लेकर इतनी एम्पियर तक करंट फ्लो करवा रहा है, या उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 से 250 वोल्ट ऐसा कुछ वेरी कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहते हम लोग। उसमें एक वोल्टेज हमने बताई हुई है 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता है, हमने बताया हुआ कि ये वाला अप्लायंस 2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो वो करंट क्या था हमने कहा, वो रूट मीन स्क्वायर करंट था। वो ईएमएफ जिसको हम 220 वोल्ट कह रहे थे वो एक रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज थी, ईएमएफ थी। तो लाइक दैट अगर हमारे सर्किट में पावर भी कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इस पावर का भी एक एवरेज पावर बताना पड़ेगा कि हम जब डिवाइस खरीदते हैं, कोई अप्लायंस इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं, तो हम जानना चाहते हैं ना उसका पावर कितना है, वो बल्ब कितने पावर कंजम्पशन करेगा, वो फैन कितने पावर कंजम्पशन करेगा। तो उसका जो पावर बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, इट इज बीइंग टोल्ड एज एवरेज पावर डिसिपेशन। कि उस अप्लायंस के अक्रॉस एवरेज पावर डिसिपेशन कितना होगा, हम तो एक वैल्यू जानना चाहते हैं, है ना, जबकि ये तो वेरिंग है, और वो भी देखिए कॉस्ट फंक्शन है, मतलब इसकी भी वैल्यू जीरो होगी, मैक्सिमम होगी, तो ऐसा वैरी कर रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि उस अप्लायंस का या उस सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है। तो व्हेन आई नो इंस्टेंटेनियस पावर, लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट एवरेज पावर डिसिपेशन। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमारा एक्सप्रेशन ये है, P इंस्टेंटेनियस इज E नॉट I naught divided by 2 into cos phi minus cos 2 omega t plus phi. This is instantaneous power. Let us see how with the help of this expression we can find out the average power dissipation. Let us do it. So this is how we calculate average power dissipation. This is the expression for your instantaneous power. We have already done it. Now how to calculate average power? Now if you see, if you take up one cycle of the alternating current, whatever average power dissipation will take place in one cycle, same average power dissipation will take place in 2 cycles or 10 cycles or n complete number of cycles. तो हम average power इसके एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। Now how to calculate average power dissipation? एक साइकिल में average power कितना सप्लाई हुआ, कंजम्पशन हुआ। तो एक साइकिल का टाइम है कैपिटल T, और एक साइकिल में मतलब कैपिटल T सेकेंड्स में सर्किट में, एलसीआर सर्किट में सपोज W जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई हुई या W जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई, लेट अस से, ठीक है। तो W इज द एनर्जी कंजम्पशन
T is the time taken. So total work done divided by total time taken for one cycle, W upon T. Now what I have done is कि इस कैपिटल T सेकेंड्स का जो एक साइकिल का जो टाइम T है उसको हमने dt इंटरवल्स के टाइम्स में बहुत सारे dt's में डिवाइड कर दिया. एक छोटे से टाइम dt में सपोज dw वर्क हुआ था, then dw upon dt should be called as instantaneous power. ठीक है, तो सम ऑफ सेवरल dw's फॉर वन साइकिल विल बी द टोटल वर्क डन. तो देखिए हमने dw को क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dw बिटवीन 0 to t, ओके, एंड डिवाइडेड बाय t. बट dw which is dw upon dt is power instantaneous, तो हमने dw को पुटअप कर लिया p instantaneous into dt. ठीक है, p instantaneous into dt, और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बिटवीन 0 to t. So this will be called as our average power consumption. तो इंस्टेंटेनियस पावर वी हैव ऑलरेडी डन, हमने कैलकुलेट किया ही था वो, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. देखिए E0 I0 अपॉन 2 इंटू cos phi minus 2 cos omega t plus phi dt. ओके, सो द प्रॉब्लम इज ओनली टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. देखिए जाके मैथमेटिक्स रह गई. अब इंटीग्रेशन कैसे किया हमने, E0 I0 अपॉन 2 को बाहर किया, t वाज ऑलरेडी देयर. अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों को हम बाई सम रूल से हम उसको इंटीग्रेशन के दोनों टर्म्स अलग अलग कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos phi dt अलग कर देते हैं, माइनस cos 2 omega t plus phi dt को अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन. बट यू नो किसी भी एसी सर्किट में cos phi मतलब phi जो फेज डिफरेंस था वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है ना. वो तो एक सर्किट में कांस्टेंट है. एलसीआर सर्किट्स में आपने देखा एक अलग था, एलआर में अलग था, प्योर इंडक्टर सर्किट में, प्योर कैपेसिटर में पाई बाई 2 था, वो कांस्टेंट होता था, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है. तो cos phi इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, मतलब इस इंटीग्रेशन में cos phi भी कांस्टेंट है. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t, और इसकी लिमिट से 0 टू कैपिटल T, माइनस इसको इंटीग्रेट करें cos 2 ओमेगा t प्लस 5 में, तो cos 2 ओमेगा t प्लस 5 मीन sin 2 ओमेगा t प्लस 5, फिर 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा कर दिया, और प्लस 5 तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो cos 5 और इसमें अप्लाई किया लिमिट्स, फर्स्ट अपर लिमिट t माइनस 0 मतलब t माइनस 0 इज t, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा. इसमें करते हैं, इसमें करने से पहले हमने क्या किया, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया 2 पाई बाई t से. करिए 2 पाई बाई टी, तो इट बिकम्स 4 पाई बाई टी इंटू टी प्लस 5. अब अपर लिमिट अप्लाई करिए, कैपिटल टी अगर स्मॉल टी की जगह रख रहे हैं तो इट इज साइन 4 पाई प्लस 5, माइनस लोअर लिमिट रखें 0 तो इट इज साइन 5. सो ये देखिए साइन 4 पाई प्लस 5 इज सेम एज साइन 5, करेक्ट. साइन 2 एंड पाई प्लस 5 साइन 5, तो इट इज साइन 5 माइनस साइन 5. तो ये इंटीग्रेशन तो 0 हो गया आपका, देखिए है ना. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, तो इट इज E0 I0 अपॉन 2t इंटू t cos phi. तो t एंड t कैंसिल आउट. हमने इसके डिवाइडेड बाई जो 2 था उसको कर दिया √2 इंटू √2. यू कैन अंडरस्टैंड द रीजन, इंटू cos phi, सो दैट दिस कैन बी रिटन एज ERMS एंड दिस कैन बी रिटन एज IRMS. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेशन इन ए AC सर्किट. लेट अस प्रोसीड फर्दर. So in this P average, the term P average is called as true power dissipation. Whereas this product, ERMS into IRMS, देखिए EMF into current is power, but this is root means square means it is an average EMF. This is the average current. तो जब मैं किसी अपने घर में अप्लायंस को कनेक्ट करता हूं, तो जो कहते हैं ना 220 वोल्ट सप्लाई है, वो अप्लायंस हमारे से 2 एम्पियर करंट ले रहा है. तो 220 वोल्ट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 एम्पियर करंट वो डिवाइस हमसे सोर्स से ले रहा है. तो एज इफ 220 इंटू 2 मीन्स 440 वॉट का कंजम्पशन हो रहा है. तो वो 440 वॉट जो हम कह रहे हैं कि 2 ERMS इंटू IRMS, उसको हम कहते हैं वर्चुअल और अपरेंट पावर. ऐसा लग रहा है कि वो हमसे इतनी पावर डिसिपेशन करवा रहा है, वो अप्लायंस इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है, बट एक्चुअली वो पावर कंजम्पशन समटाइम्स उतनी है नहीं. ठीक है, इसलिए जो ट्रू पावर है जिसको हम P एवरेज कह रहे हैं, वो मल्टीप्लाइड बाई अ टर्म कॉल्ड एज cos phi, उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर. दिस टर्म इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर. हाँ, पावर फैक्टर, क्योंकि वो cos phi है, यू कैन सी दैट cos phi है वो, तो cos phi की वैल्यूज तो 0 और 1 के बीच में वैरी कर सकती हैं. मैक्सिमम वो 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यूज की 0 हो सकती है cos phi की वैल्यू. तो पावर डिसिपेशन अगर हम डिफरेंट सर्किट्स में देखें, जैसे सपोज प्योर सर्किट था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में याद करो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF वाज 0. तो पावर फैक्टर फॉर दैट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट cos 0 विल बी इक्वल टू 1. वो है मैक्सिमम इस केस में. तो इस केस में ट्रू पावर दैट इज P एवरेज विल बी इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi. सो इट मीन्स इस केस में ट्रू पावर विल बी इक्वल टू एवरेज पावर. बट सपोज वी टेक अप अनदर सर्किट जो आपके दूसरे ट्रू प्योर एलिमेंट्री प्योर सर्किट्स थे.
Whereas if you see you have a purely inductive circuit, inductive AC circuit जिसमें केवल एक इंडक्टर था, याद करो उसमें फेज डिफरेंस वाज पाई बाई 2, ईएमएफ वाज लीडिंग द करंट बाई अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2, है ना, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 था, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2, दैट मींस 0। तो इसका मतलब इस सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेशन एवरी साइकिल इज ERMS into IRMS into power factor is 0, means average power is dissipation is 0 in this circuit. Like that प्योर कैपेसिटिव सर्किट अगर है तो उसमें भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 ही था, ऑल्दो ईएमएफ वाज लैगिंग बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2, लेकिन फिर भी पावर फैक्टर तो 0 ही आएगा, एंड सो एवरेज पावर डिसिपेशन विल बी अगेन 0 in these circuits. So in these circuits the value of IRMS through purely inductive or capacitive circuits are purely, we call them as wattless currents. They are purely wattless currents. मतलब प्योर सर्किट्स अगर हैं आपके पास, इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स, प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स हैं, सो दीज सर्किट्स डू नॉट कंज्यूम एनी पावर ऑन एन एवरेज. हम उसके अक्रॉस एक सोर्स कनेक्ट करते हैं, लेकिन एवरेज पावर डिसिपेशन इन दीज सर्किट्स इज 0. तो पावर डिसिपेशन होता है तो सर्किट में कब, जब उसमें रेजिस्टेंस होता है. प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स में पावर डिसिपेशन नहीं हो रहा है. व्हाट अबाउट अगर इन सर्किट्स में प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर नहीं होता, इनके साथ कोई रेजिस्टर्स लगे थे, लाइक LR एंड RC सर्किट्स की भी बात करते हैं. लेट अस टेक अप सी इन LR सर्किट व्हाट हैपेंस. In a series LR circuit you had 5 was tan inverse XL upon R या tan inverse omega L upon R, if you remember, है ना. यहां से देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल आपने बनाया था, याद करो, उसमें से हम tan phi निकालते थे, तो इट वाज XL upon R. XL मतलब ओमेगा L यहां होता था, ये R होता था. यू रिमेंबर बेस, हमेशा ट्रायंगल में हमने R जो था वो बेस बनाया था, एंड हाइपोटेन्यूज वाज Z. तो tan phi वाज ओमेगा L upon R या XL upon R, तो cos phi मींस पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, R upon Z. ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर पावर फैक्टर फॉर एवरी सर्किट. जितने भी एसी सर्किट्स आपने पढ़े सभी के लिए पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा R upon Z होता है. Z बदलता रहता है, सिर्फ हर सर्किट के लिए Z बदलता रहता है, इंपीडेंस बदलता रहता है, तो पावर फैक्टर बदलता रहता है. प्योर एलिमेंट्स में भी देखिए था, प्योर एलिमेंट्स में अगर मैं प्योर रेजिस्टर सर्किट की बात करूं तो उसका Z R के इक्वल है, तो इट मींस R upon R1 हो जाएगा. प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में जिसमें R था ही नहीं, तो R upon Z मतलब R0 है, तो 0 upon Z हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा उस केस में, है ना. तो अगर ये पावर फैक्टर है तो एवरेज पावर डिसिपेशन, दैट इज ट्रू पावर डिसिपेशन इज अपरेंट पावर डिसिपेशन इनटू दिस क्वांटिटी. एंड कैन यू सी, अगर XL 0 नहीं है तो ये डिनोमिनेटर जो है वो डेफिनेटली R से थोड़ा सा बड़ा है, उसका मतलब ये क्वांटिटी लेस देन 1 है. इस केस में दिस मींस P एवरेज जो होगा वो ERMS इंटू IRMS से थोड़ा सा कम होगा. मतलब इसमें जो करंट है, इसमें से जो करंट IRMS जा रही है वो 100% कंजम्पशन नहीं हो रही है, उसकी वजह से पावर डिसिपेशन 100% कंजम्पशन नहीं है. उस करंट का एक कंपोनेंट पावर डिसिपेशन कर रहा है, एक कंपोनेंट पावर डिसिपेशन नहीं कर रहा. मतलब इन सर्किट्स में भी एक वॉटलेस करंट है. आई जस्ट टेल यू, अभी उसके बारे में बताता हूं मैं. बट ये देखिए, ये तो हो गया प्योर LR सर्किट्स में. अगर मैं ऐसे ही RC सर्किट की बात करूं, वहां tan इनवर्स XC अपॉन 1 अपॉन XC अपॉन R था, सॉरी XC अपॉन R था, तो tan इनवर्स XC अपॉन करेंगे तो E एवरेज पावर डिसिपेशन, वहां पर पावर फैक्टर वही R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा. एवरेज पावर डिसिपेशन विल बी वर्चुअल पावर अपरेंट पावर इनटू R अपॉन Z. Z क्या हो गया देखिए, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. Similarly, LCR circuits में P average will be ERMS into IRMS into R upon the value of Z. Z था R square plus XL minus XC whole square. Except in case of resonance क्या हो जाता था, resonance के केस में XL XC के इक्वल हो जाता था, तो R square upon root of R upon root of R square means वो भी R upon R1 हो जाएगा. तो उस केस में average power dissipation is ERMS into IRMS. तो ये एक और बात इंपॉर्टेंट आ गई. देखिए रेजोनेंस में एक और चीज आपको याद रखने वाली बात आ गई कि एट रेजोनेंस क्या चीज मिला आपको, एवरेज पावर डिसिपेशन इन LCR सर्किट इज मैक्सिमम. ठीक है, एंड पावर फैक्टर कितना है इस केस में आया, पावर फैक्टर इज 1. LCR सर्किट का रेजोनेंस के वक्त पावर फैक्टर 1 हो जाता है.
एवरेज पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाता है। हम लोगों ने पिछली बार शायद 5 या 6 बातें लिखी थी, अब ये और बातें ऐड कर लीजिए कि रेजोनेंस पर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना, मैंने जो आपको वॉटलेस करंट्स की बात बताई थी उसको थोड़ा सा समझ लें कि इन प्योर सर्किट्स में, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट था, क्योंकि उसका पावर डिसिपेशन 0 था, उसको तो आपने कहा एवरेज पावर डिसिपेशन, सॉरी उसकी करंट को आपने वॉटलेस करंट कहा। नाउ इफ यू रिमेंबर, हम जितने भी फेजर डायग्राम्स बनाते थे उसमें एक रेफरेंस एक्सिस लेते थे, है ना, और फिर हम एक करंट का एक्सप्रेशन वेक्टर शो करते थे एट सम एंगल ओमेगा टी, राइट। हाँ, इसको मैं थीटा लिख देता हूं, उल्टा कर देता हूं मैं यहां पर, और फिर एक ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता था। ये करंट है, मान लीजिए करंट है, तो एक ई होता था, मैं कहीं ई वेक्टर दिखा देता हूं, दिस इज ई वेक्टर, ये करंट वेक्टर। तो ये इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है थीटा, सॉरी फाई, यहां पर मैंने जो सब जगह फाई उल्टा कर दिया, मैंने फाई लिख दिया फेज डिफरेंस को, चलिए, है ना। अब ये फाई कहीं पर π/2 हो सकता था, करंट से π/2 लीड करता था, इंडक्टर था। ये ई इधर हो सकता था, π/2 लैग करता था। ये ई सम फाई एंगल से tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर लीड करता था, या आरसी सर्किट में लैग करता था, व्हाटएवर। अब मैं देखिए ऐसा करूं, इसको वेक्टर जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। अब इस करंट वेक्टर को, अगर मैं इस करंट वेक्टर को, ये आई आरएमएस है मान लीजिए, ये दिस इज ई आरएमएस, हाँ, इस करंट वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दूं, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूं। उसका एक कंपोनेंट मैंने बनाया इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, सो इट इज आई आरएमएस कॉस फाई, ऐसा होगा। और उसका एक कंपोनेंट मैंने यहां बनाया, मतलब इसके परपेंडिकुलर, ऐसा एक पैरेललोग्राम इमेजिन करो। सो दिस कंपोनेंट इज आई आरएमएस साइन फाई, है ना। सो आप क्या देख रहे हो कि पी एवरेज जो हमने लिखा वो है ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई, मतलब द करंट वन कंपोनेंट विच इज आई आरएमएस कॉस फाई, वो कौन सा कंपोनेंट है, देखिए आई आरएमएस का वो कंपोनेंट जो ई आरएमएस के साथ फेज में है। सिर्फ ये वाला वो कंपोनेंट है जो ट्रू पावर में अपना रोल प्ले करता है। सो दिस कंपोनेंट आई आरएमएस कॉस फाई इज द कंपोनेंट ऑफ करंट, इज द कंपोनेंट ऑफ करंट which is responsible for power dissipation, है ना। This component is called as dissipative current, इसका नाम कर दिया हमने क्या, डिसिपेटिव करंट। यही वो कंपोनेंट है करंट का जो करंट को सर्किट में पावर कंजम्पशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यू सी आई आरएमएस साइन फाई, ये भी तो एक वैल्यू आएगी, ये वाला भी तो एक कंपोनेंट है ना, जो कुछ सर्किट्स में 0 था। प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर में ये 0 क्यों था, क्योंकि जो आपका आई आरएमएस था वो ईएमएफ के साथ 90 डिग्री पर ही था, तो उसका ये वाला ही कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा था, ये वाला कंपोनेंट था ही नहीं, उसका आई आरएमएस कॉस फाई कंपोनेंट ही नहीं था जो कि डिसिपेटिव था, तो उसमें सिर्फ यही वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा था। ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं कहीं, राइट। सो दिस कंपोनेंट ऑफ आई आरएमएस इज known as the whatless component। तो एलसीआर सर्किट हो या कोई भी सर्किट हो, हर सर्किट में आपके पास एक आरएमएस आई आरएमएस का एक कंपोनेंट है जो डिसिपेटिव है और एक कंपोनेंट है जो वॉटलेस है। अब प्योर सर्किट्स हैं, अगर प्योर एलिमेंट्री प्योर आपके सर्किट से, प्योर रेजिस्टिव सर्किट से, रेजिस्टिव सर्किट में करंट जो था वो प्योरली डिसिपेटिव था, उसमें वॉटलेस नहीं था। प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में डिसिपेटिव नहीं था, वॉटलेस कंपोनेंट पूरा का पूरा था। बाकी के सर्किट्स जितने भी हैं उन सब में करंट्स की जो वैल्यूज हैं, आईआरएमएस जो भी आप इसमें फाइंड आउट करेंगे इन सर्किट्स में, आईआरएमएस अगर निकालते हैं तो आईआरएमएस इनटू पावर फैक्टर कर दीजिए, दैट अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू द डिसिपेटिव करंट इनटू साइन फाई कर दीजिए। साइन फाई भी तो निकाल सकते हैं, साइन फाई क्या आएगा देखिए, रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई जेड, एक्सएल बाई जेड या एक्सी बाई जेड, या अगर एलसीआर है तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई जेड, उससे अगर आप मल्टीप्लाई इनटू आईआरएमएस कर देंगे, दैट अमाउंट ऑफ करंट विल बी कॉल्ड एज द whatless current। So this was all about power dissipation in a
AC circuit and the meaning of what is the meaning of wattless current and what is the meaning of dissipative current. How do we calculate it? What is the meaning of power factor? Do remember this. So that is all for this AC circuits, AC chapter. आपका खत्म होता है यहाँ पर. Try some problems based on all these discussions. That is all.